हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका। आज जो हम सीरीज करने वाले हैं वो मेनली कर रहे हैं कोरिलेशन और उसके गुणांक के साथ साथ हम करने वाले हैं आपका सहसंबंध। ठीक है, सहसंबंध का करेंगे और कोरिलेशन करेंगे, उसके साथ साथ रिग्रेशन वाला जो प्रतिगमन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्पेशली जो एएसओ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। देखिए ध्यान देना, मल्टीपल कोरिलेशन है। एक तो होता है कोरिलेशन डायरेक्ट एक्स और वाई में, ठीक है, एक्स और वाई में एक रिलेशन होगा जेड और इसमें फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, ठीक है। यानी 3 में या 4 में 5 में ऐसे रिलेशन निकालते हैं तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है, नियतांक गुणांक आर यानी कोफिशिएंट होता है ना आर, ठीक है, कार्ल पियर्सन का केपी का, ठीक है, उसके लिए तो उसके लिए जो मान होता है वो, अगर नॉर्मल की बात करें ना एक्स और वाई के लिए, दो वेरिएबल एक्स वाई लेता हूं तो इसका जो गुणांक होगा वो होता है आर का मान 1 से लेकर -1 के बीच में। नेगेटिव के लिए रिलेशन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होता है, और अगर पॉजिटिव है तो यानी सीधा सीधा रिलेशन होता है। डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक साथ कम होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल कोरिलेशन में नेगेटिव नहीं आता है। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव नहीं आता, यानी ये 0 से 1 होगा, ये हटा दीजिए, नेगेटिव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट क्वेश्चन होगा। मल्टीपल में यानी बहुगुण हूँ, बहुत से गुणों को एक साथ ले रहे हैं हम, एक्स वाई जेड, ठीक है, हाइट भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ आयु के साथ हाइट भी ले रहे हैं, मार्क्स भी ले रहे हैं, और मान लो उसका वजन भी ले रहे हैं, तो वो तीनों चीज अलग अलग हो गया, तब आपके पास जो गुणांक है वो 0 से 1 आता है। अगर आपसे सिर्फ दो के बीच में पूछे या सीधा पूछे कि कोरिलेशन कौन सा है, तो वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा आपको, वो कॉइन्ड द कोरिलेशन, यानी सबसे पहले कोरिलेशन को किसने यूज किया, किसने दिया था, सबसे पहले यूज किया था। देखिए मैं दो चीजें बता देता हूं, एक तो होता है कोरिलेशन, एक होता है रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन, और एक होता है कोरिलेशन, ये थी यानी सहसंबंध जिसको बोलते हैं। तो सहसंबंध और इसका, तो कोरिलेशन का जो सबसे पहले यूज किया था वो किया था गाल्टन ने। और एक चीज और याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं, ये क्या था, एक प्राणी शास्त्री था, ठीक है, प्राणी शास्त्री यानी जियोलॉजिस्ट था। तो इसको ध्यान रखना, ये साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी था। और कार्ल पियर्सन था, वो भी प्राणी शास्त्री था। और कार्ल पियर्सन ने किसको यूज किया था सबसे पहले, कार्ल पियर्सन ने और जो मिलके दिया था, ठीक है, कार्ली एंड कार्ल पियर्सन केपी, इन दोनों ने सबसे पहले आपको जो किया था वो कौन सा यूज किया था, आपका जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा जिस को लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, प्रमाप विचलन, ठीक है, प्रमाप विचलन का सबसे पहले प्रयोग इन दोनों ने किया था। तो ये दोनों क्या है, एक प्राणी शास्त्री है, इससे भी पूछ सकते हैं आपसे, ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले किसने यूज किया, तो कार्ली और केपी, ठीक है, कार्ल पियर्सन ने, इन दोनों ने इसका यूज किया था स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसी से कोरिलेशन बनता है, ठीक है, और कोरिलेशन को दोनों ने यूज किया, किसने, गाल्टन ने, और उसके साथ साथ आपका यूज किया था कार्ल पियर्सन ने, कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए द क्वांटिटी आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का, ठीक है, सहसंबंध गुणांक है। रेफरेंस टू मल्टीवेरिएंट स्टडी, मल्टीवेरिएंट मतलब बहुविचरण, विचरण का मतलब एक्स और वाई जेड जो होते हैं, उसमें आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, देखिए आर को तो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, और आर स्क्वायर को जो बोलते हैं वो होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन निर्धारक, ठीक है, निर्धारक, ये लीजिए निर्धारक गुणांक इसको ये बोलते हैं। तो ये याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े अच्छे हैं, लास्ट तक देखना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने वाला है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिगमन गुणांक की इसमें से किससे स्वतंत्र होता है, ठीक है, इसमें से किससे स्वतंत्र होता है, स्केल से, ठीक है, ओरिजिन से, और दोनों से। अब देखिए रिग्रेशन गुणांक जिसको हम बी एक्स वाई या बी एक्स वाई से एक्स वाई लिखते हैं, तो वाई एक्स लिख देते हैं, अगर वाई का किस पे, वाई का एक्स पे प्रतिगमन गुणांक है, और बी वाई एक्स की जगह एक्स वाई लिख दूंगा तो ये वाई का एक्स का वाई पे है, ठीक है, इन दोनों में ये संबंध है। अब देखिए
ये किस किस से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, कोफिशिएंट जो होता है। स्केल, स्केल का मतलब होगा किसी से गुणा करना, ठीक है, किसी से गुणा करना या भाग दे देना, भाग दे देना, ठीक है, ये हो गया स्केल से। और ओरिजिन का मतलब होता है कि किसी में कुछ जोड़ देना या घटा देने से कोई फर्क पड़ता है क्या, ठीक है, जोड़ना या घटा देना, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए रिग्रेशन गुणांक है, देखिए बी वाई एक्स लिखता हूं मैं, इसको समझिए। तो ये क्या होता है, आर कोरिलेशन गुणांक, ठीक है, सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स ये होता है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स है, दोनों को देखिए सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई है, प्रमाप विचलन है इसका, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है ये। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें सिग्मा वाई, तो ये क्या होता है, स्केल पे डिपेंड करता है, यानी इसमें कुछ गुणा भाग कर देंगे तो वो होगा, स्केल पे आता है लेकिन ओरिजिन में नहीं आता। तो ये दोनों क्या है, स्केल पे है। आर क्या है, आर नियतांक है एक तरह से, ठीक है, दोनों के बीच में सहसंबंध है ना, सहसंबंध क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको स्केल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी आइटम सबको बढ़ा दो थोड़ा थोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएंस आता है इसमें, और वेरिएंस का मतलब वेरी करना है। तो ये जिस पे डिपेंड करता है, ये किस पे करता है, स्केल पे करता है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, स्केल। ओरिजिन से, यानी इसमें कुछ भी जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आप देख सकते हो, देखिए इक्वेशन क्या होती है, y की x पे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखते हैं हम, बी एक्स वाई या वाई एक्स लिखते हैं ना इसको, बी वाई एक्स, ये जो गुणांक है ये किस पे डिपेंड करता है, आप ए कुछ भी हो, कुछ भी जोड़ दो, और जोड़ दो इसमें, सी जोड़ दो, ठीक है, डी जोड़ दो, कोस्टेंट जोड़ते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसको किसी से गुणा कर दूंगा, तो ये देखिए जैसे 3 से गुणा कर देता हूं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3y इक्वल टू 3a प्लस 3by x। तो अब फर्क पड़ रहा है कैसे, क्योंकि ये भाग में चला जाएगा ना, या फिर यहां से मान लो 4 लिख देता मैं, यहाँ पे 4 होता तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, इससे फर्क पड़ेगा। यानी स्केल पे डिपेंड करता है, ओरिजिन पे नहीं करेगा, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज 0.5, ठीक है, ये 0.5 है, किसके बीच में, x और y के बीच में कोरिलेशन r है, वो क्या है, 0.5 है। अब क्या किया, कोरिलेशन बिटवीन x और y लिया, अब नई इक्वेशन है ना, इक्वल टू 0 आएगा इसमें भी, और इसमें भी इक्वल टू 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें क्या होगा, कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, इस वेरिएबल्स में क्या होगा, तो ये एक्चुअल में इक्वेशन ये है, मैं थोड़ा सा इसको आपको कंफ्यूज हो रहा है तो ये लिख देता हूँ, y इक्वल टू 2x माइनस 4 है, और दूसरे में है y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 लिख दो, ठीक है। ये हमारा एक तो हो गया बी एक्स वाई, कितना होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं हो सकता, ठीक है, ये क्या होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों दोनों एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ये एक से कम है, ये एक से ज्यादा है, और ये भी एक से कम है, ठीक है, तो दोनों का, तो ये बी एक्स वाई क्या होगा, और एक है बी वाई एक्स, ये दोनों चीजें हैं। अब देखिए मैंने अभी अभी बताया आपको स्केल पे डिपेंड करता है, तो स्केल पे डिपेंड करता है, तो ये क्या हो गया, 2 है, और ये भी 2 है, कोफिशिएंट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सीधी सी बात है, जब इक्वल हो गए तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को अगर डिवाइड करता हूं मैं, ये लीजिए डिवाइड कर देता हूं, और इसको आर से गुणा कर देता हूं, यही तो है आपका कोफिशिएंट, ठीक है, बी यानी वाई एक्स लिखता हूं, तो ये क्या आ जाता है, देखो बी एक्स वाई, ये हमेशा क्या आएगा आपके पास, ये देखिए आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो वैल्यू है 0.5 है, और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू सेम है, तो सीधी सी बात है, ये वैल्यू सेम होगी, यानी आर ऐसे भी लिखते हैं ना, एक रिलेशन ये भी होता है, अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है, दोनों प्रतिगमन गुणांकों का जो माध्य होता है ना, कौन सा, गुणोत्तर माध्य है, जीएम सबसे बढ़िया होता है रिग्रेशन के लिए। तो ये वाली वैल्यू है वो कितनी होगी, 0.5 है। अब इसको देखिए, अगर 1 2 है तो दूसरा क्या होगा, -2 होगा, ठीक है, बटे में होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, उल्टे होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। इस केस में हमें जो गुणांक है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि तीनों का हमें ये पता है, आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इसका साइन क्या होगा, सेम साइन होता है, यानी इनका चिन्ह है ना वो सेम होगा, सेम साइन होता है, चाहे माइनस क्यों हो चाहे प्लस क्यों, तो सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि वो
एक जगह 2 था, एक जगह -2 हो गया, तो ये आएगा तो वही 0.5 ही, ठीक है, सहसंबंध गुणांक आएगा 0.5 ही, लेकिन माइनस में आ जाएगा ये परिवर्तन करने से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा पढ़ के क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो आराम से हो जाएगा। सिर्फ क्या देखना, देखिए स्केल तो चेंज होगा, ठीक है, हमने स्केल चेंज कर दिया, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, रिलेशंस को देखेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये वाला 1 होगा। अब आप कहते हो सर ये 1 कैसे आया, तो 1 इसलिए आएगा क्योंकि इसमें इक्वेशन बनेगी ये 1/2 y, ठीक है, +2, और एक में +2 और एक में बन जाएगी x = माइनस, तो इस माइनस के साथ 2 आ जाएगा, तो वो दोनों गुणा करेंगे तो -1 आएगा। क्योंकि तीनों का साइन एक है इसलिए इनका साइन क्या होगा, सेम है, तो ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, और एक्स वाई में पहले ही दे रखा आपको 0.5 है कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ साइन को चेक करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए प्रतिगमन रेखाएं दे रखी है, जिसको सिंपल प्रतिगमन बोलते हैं ना, साधारण। एक रेखा ये है, एक ये है, ठीक है, रिग्रेशन लाइंस दे रखी हैं, सहसंबंध गुणांक निकालना है, यानी आर निकालना, और आर क्या होगा, √ अभी हमने डिस्कस किया bxy × byx। अब इनका निर्धारण करना है, तो ये इक्वेशन x पे y की है कि y पे x पे, दोनों को अभी चेक करते हैं। देखिए इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो एक अगर एक से कम आ रहा है तो दूसरा एक से ज्यादा आएगा, या दोनों कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों एक से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फिर दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक से ज्यादा आ जाएगा। तो अब देखो इसको करते हैं। इसमें देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं y = 3y = क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y कितना आ जाएगा, ये प्रतिगमन गुणांक हमें मिल जाएगा 2/3x, ठीक है। इसमें a वाला जो टर्म था ना इक्वेशन को, तो ये हमारा क्या है, एक से कम आ रहा है, तो मतलब ये फिट है, बिल्कुल सही है, यानी b का yx, ठीक है, y का x पे प्रतिगमन गुणांक क्या है, 2/3 है, जिसको स्लोप भी बोलते हैं। और इस वाले में देखूंगा तो y कितना, x की वैल्यू निकालूंगा, 5x = कितना हो गया, 4y + 8 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर ले गया मैं, प्लस का हो जाएगा, सीधी सी बात है, इक्वेशन है तो ये हो जाएगा 4/5। ये भी 1 से कम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये सही है। अगर मैं इसको x में निकालता और इसको y में निकालता तो दोनों एक से बड़े आते हैं। अगर यहाँ से x निकालता ना 3/2, ये वाला 3/2 y आता, तो ये बड़ा हो जाता और ये भी बड़ा हो जाता, तो उस केस में हमें नहीं लेना, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मेरे को पता चल गया कि एक ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, ठीक है। अब प्रतिगमन जो रिलेशन है ना, आर को रिलेशन, वो क्या हो जाएगा, √1 है 2/3 गुणा दूसरा कितना है 4/5, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट कितना 8/15। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो आपका आंसर क्या आना है, √8/15, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ASO की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या दे रखा है, वेरिएंस ऑफ x एंड y, दो वेरिएबल हैं x और y, उनका वेरिएंस क्या है, दोनों के सम, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y है, यानी x और y का जो सहसंबंध गुणांक क्या होगा, अगर ये वेरिएंस को बोलते हैं, ठीक है, xy, और ये वेरिएंस अगर इक्वल है, यानी वेरिएंस ऑफ xy इसके इक्वल आ गया, तो उस केस में देखिए कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी इसमें, इसलिए मैं सीधा ही बता देता हूँ। अगर ये दोनों का वेरिएंस सम दोनों का, ये देखो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए याद करने के लिए बता देता हूँ कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, दोनों के बराबर ही आ गया ना, सीधा सीधा ही। तो देखो हम स्क्वायर करके यूज करते हैं। देखिए कोरिलेशन क्या होता है ना, कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट होता है कार्ल पियर्सन का, वो क्या होता है, वेरिएंस ऑफ xy अपॉन, ठीक है, √ वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस ऑफ y, ये वाला टर्म होता है, ठीक है। इसको सिग्मा भी लिख देते हैं, √ से बाहर ले आएंगे तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसमें ये कह रहा है कि ये दोनों है ना, ये वैल्यू इसका क्या है, सम है। तो ऐसा अगर केस है तो सहसंबंध गुणांक हमेशा 0 होगा, सोचना ही नहीं है, 0 होगा, ठीक है। समझ आ गया कि वेरिएंस एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स का और वाई के बराबर ही हो गया ना, फिर तो देखिए इसका मतलब क्या, एक्स और वाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जब बराबरी होगा तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर ये माइनस भी होता ना, अगर यहाँ पे प्लस है और ये माइनस भी होता तो भी इसकी वैल्यू क्या आनी है, 0 ही आनी है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है छोटा सा, कभी मैं वीडियो जब बनाऊंगा तब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा वेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, रट लेना, ये एग्जाम में आपको मिल सकता है,
संगणक में नहीं मिलेगा तो एएसओ में जरूर मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन, या तो दोनों के बीच में प्लस आएगा, दोनों के बीच में माइनस, दोनों ही केस में क्या होगा, आपकी वैल्यू क्या होगी, सहसंबंध गुणांक हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। व्हेन टू सिमिलर सिंपल रिग्रेशन लाइन आर कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड वेरिएट्स देन द टू रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू द। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि दो रिग्रेशन लाइन है अपने पास, हमने पढ़ा है ना रिग्रेशन लाइन ऐसे, ठीक है। एक रिग्रेशन लाइन ये हो सकती है और एक रिग्रेशन लाइन मान लो मैं यहां से ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये लीजिए। और जब ये दोनों काटती हैं तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, x बार y बार हो जाता है, ठीक है। समझते हो ना, x बार का मतलब ये मीन आएगा, दोनों लाइन जहां काटती है रिग्रेशन लाइन, ठीक है, एक x की y पे और एक y की x पे है, तो जहां पे काटती है वो मीन होता है, ये एक चीज होगी। अब आगे चलते हैं, देखिए ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड वेरिएंट, यानी स्टैंडर्ड का मतलब होगा कि इसमें ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला जिसको a लिखा था, अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो y इक्वल टू क्या आएगा, देखिए y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a प्लस बी एक्स, ये आता है राइट। और दूसरे के लिए x के लिखूं तो a प्लस बी वाई आ जाएगा। इसमें वो बस a1 a2 ले सकते हो आप, अलग अलग इक्वेशन है तो a1 a2 ले लीजिए। थोड़ा सा इसको वाइड कर लेते हैं, देखिए ये बी वाई का x पे तो बी वाई एक्स बोलते हैं, इसको बी एक्स वाई बोल देंगे, ये है। वो कह रहा है कि सिंपली क्या करना है, इनको जीरो कर दो आप, इनको जीरो कर देंगे तो क्या होगा, देखो इनको जीरो करते ये जो लाइन है, यानी ये क्या हो गया, जो इंटरसेप्ट था ना, अंतःखंड जो बोलते हैं, वाई एक्सिस पे जो अंतःखंड है, देखिए लाइन की जो होती है ना इक्वेशन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये उसका क्या होता है, ढाल होता है, और सी क्या होता है, अंतःखंड होता है, ये अंतःखंड है वाई एक्सिस पे जो कटेगा। अगर मैं इसको जीरो कर दूं, इसको जीरो बना दूंगा, तो इसका मतलब ये लाइन है ना, जैसे ये लाइन थी पहली लाइन, ये कहां से पास होगी, अब ये इंटरसेप्ट जीरो गया नहीं, ये ओरिजिन से पास हो जाएगी। और दूसरी भी देखो आगे जाके कहीं ना कहीं काटेगी, वाई एक्सिस को नीचे की तरफ काट रही है, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे बनता है ना ये पूरा, तो ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये भी जीरो हो जाएगा, यानी दूसरी लाइन भी क्या होगी, हो सकता है ये ऐसे पास हो रही है और ये दूसरी क्या हो सकती है, लाइन ऐसे आ सकती है, ऐसे ये भी पास होगी इसी से, राइट। तो यानी दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, ओरिजिन पे, तो दोनों लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होंगी, यानी मूल बिंदु से पास होती हैं, ठीक है, मूल बिंदु से पास होंगी। कब, जब आपने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड वेरिएट्स में कन्वर्ट कर दिया इसको, यानी स्टैंडर्ड वेरिएट्स का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड वेरिएशन ही ना, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो होता है ना, बी वाई एक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन आता है कि नहीं, ये सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर, तो ये स्टैंडर्ड इसमें कन्वर्ट कर दिया आपने इनको, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। रिग्रेशन यही तो है ना, इसमें सिर्फ ए और बी और आ जाता है साथ साथ, ठीक है, ये कोफिशिएंट थोड़ा चेंज होकर आता है, बाकी है तो दोनों में कोरिलेशन, रिलेशन को ही तो बताता है। जब ये म्यूचुअली दो चीजों में हो जाता है ना, तब होता है ऐसा, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होना है, मूल बिंदु पे आनी है, ये कोई भी पॉइंट हो, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के समांतर भी नहीं होगा, एक्स एक्सिस के समांतर कब होगा, जब बी वाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कोई एक प्रतिगमन गुणांक है ना वो जीरो हो जाए, तब वो लाइन कहां से जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, सिर्फ y इक्वल टू सी बचेगा उस केस में, यानी m को हमने जीरो कर दिया है ना, या फिर x इक्वल टू जीरो, तो वो लाइन क्या होगी, इससे पास होगी। ये देखिए, ये मैं बना देता हूं फिर से, एक तो क्या हो गया, बी वाई एक्स जीरो है, y का x पे प्रतिगमन गुणांक जीरो है, तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगी, और अगर बी वाई एक्स भी जीरो है तो ये ऐसे जाएगी, और इस केस में दोनों लाइन के बीच में 90 का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो ये भी याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि दो रेखाएं अगर 90 पे काटती है तो इनमें को रिलेशन क्या होगा, जीरो होगा। वो क्यों जीरो होगा, क्योंकि बी वाई एक्स और ये दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। आर क्या है, आर है अंडर रूट बी वाई एक्स बी एक्स वाई, क्योंकि दोनों जीरो हैं, या तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली एसओ के लिए, फिर से बता रहा हूं आपको। क्या है, दो प्रतिगमन रेखाएं दे रखी हैं आपको, ठीक है, इनके बीच की प्रवणता, प्रवणता क्या होती है, एम होता है ना, एम जिसको टेन थीटा से भी लिखते हैं, या एम हो, यानी ये एक लाइन होगी मान लो, और ये दूसरी लाइन है, दोनों काट रही है, तो इनको दोनों के बीच में कोण कितना होगा। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा, दो भी लाइन के बीच में कोण होता है, वो होता है m1 माइनस m2, ठीक है, m1 माइनस m2, एक मिनट थोड़ा सा प्लस कर दिया इसको,
तो ये m1 माइनस m2 अपॉन में आता है 1 प्लस m1 m2। अब ये m1 m2 क्या है, कैसे निकालूं मैं, देखिए दोनों प्रतिगमन रेखाएं लिखता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा। y इक्वल टू 1 लिखा मैंने, ठीक है, ये होती है ना आपकी रेखा a1 प्लस बी वाई एक्स, वाई का x पे प्रतिगमन गुणांक x गुणांक, और एक होता है x इक्वल टू a2 प्लस बी एक्स वाई, और इसको लिखा मैंने y, ठीक है, ये y का x पे और ये x पे। तो इसका तो गुणांक क्या होता है, देखिए जब मैंने ये लिखा था ना इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, छोटी छोटी चीजें, ये इसका क्या स्लोप है, तो x के साथ जो आ रहा है, तो यहाँ x के साथ ही आ रहा है, तो ये m1 लिख दिया मैंने। चलिए बी वाई एक्स हो गया, माइनस ये x के साथ क्या आ रहा है, x के साथ तो 1 आ रहा है, नहीं y को 1 बनाओ तो ये ऐसे बनेगी इक्वेशन, ये b से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, 1 अपॉन बी एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y है, ठीक है, ध्यान रखना ये y है ये तो गुणांक हो गया, ये y हो गया, ठीक है, तो ये इससे डिवाइड करूंगा तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, इंटू एक्स इक्वल टू a2 अपॉन में भी क्या आ जाएगा, बी एक्स वाई प्लस y आ जाएगा। अब इस दोनों कंपेयर करूंगा, इसको चाहे कहीं ले जाओ, इसको माइनस ले जाओ उधर, कोई फर्क, x के साथ क्या आ रहा है, x के साथ क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन बी एक्स वाई, अपॉन में सर ये आएगा 1 प्लस बी वाई एक्स, ओके, इंटू 1 अपॉन बी एक्स वाई, ये आ गया, ये वाई एक्स है, ओके, और ये गुणा में क्या है, ये दोनों गुणा हो रहे हैं मतलब। अब देखो इन दोनों का लगो तुम लो, आप ऊपर लेंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा, यानी आ जाएगा बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई माइनस 1, एक तो ये आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपके पास आना है ये वाला, लगो तुम लूंगा यही आएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, और जो दोनों के जो लघुत्तम आए थे वो कैंसिल हो गए, ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास, समझ आ गया, तो ये हो गया m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ये जो होगा दोनों का बीच का क्या होगा, गुणांक होगा, जो आपको क्या बताएगा, आपको ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो ये होगा बी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, ये वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। और ये दे रखा आपको, इसमें नहीं दे रखा, उल्टा ये लिखेंगे, उल्टा होगा ये, ठीक है, बी वाई एक्स माइनस बी एक्स वाई, इसमें दोनों में प्लस आना है, ठीक है, ये वाला है, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने इसको, ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर, यानी इसको चेंज कर लो तो उससे अपने पास रिजल्ट आएगा, लेकिन कंसेप्ट जो है वो ये बताए। कई बार आपको इसमें क्या करते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू भी रख देते हैं, देखिए बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है, प्रतिगम जो कोरिलेशन आर है, और ये सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, अगर ये आ जाए तो एंगल कितना होगा, तब प्रवणता जिसको बोलते हैं, ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, कई नाम देते हैं, टेंजेंट भी नाम देते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ग्रेडियंट, इसको प्रवणता भी बोलते हैं, ये लिखा मेरे हिंदी में प्रवणता बोलते हैं, ठीक है, या स्पर्शज्या भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये तो वैसे tan थीटा लिखा होगा तो वैसे ही आ जाएगा आपको। तो अगर इसको ये वैल्यू रखो ना इन दोनों की, और इसको सोल्व करूं तो इसकी वैल्यू जो आनी है वो मैं आपको लिख देता हूँ, ये आएगी 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू, गुणा में आ जाएगा, यानी वो आर कॉमन आ जाएंगे, आर से और कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कैसे इसकी वैल्यू रखना, आप आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, स्टैंडर्ड एरर इन द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, यानी बी एक्स वाई में कितनी एरर होगी उसकी बात करते हैं, बी एक्स वाई या वाई एक्स में जो एरर होती है ना उसको बोलते हैं, ये कितनी होगी, राइट, जैसे देखिए मीन के अंदर स्टैंडर्ड एरर होती है ना, स्टैंडर्ड एरर में मीन में होती है वो क्या लिखते हैं हम, सिग्मा होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप क्या, प्रमाक विचलन अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल लूं मैं, ठीक है, तो इसमें जो स्टैंडर्ड एरर होगी यानी प्रमाप त्रुटि जो होती है वो कितनी होगी, वो होगी सिग्मा अपॉन रूट 2 एन होती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो आप उसमें निकालते हो, किसी और में कोरिलेशन में निकालते हो, ठीक है, कोरिलेशन में क्या होती है, जो त्रुटि होगी वो क्या होगी, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन हो जाएगी। तो ये ऐसे इसमें भी त्रुटि आती है, ठीक है, जिसको सैंपलिंग की वजह से आ जाती है, वो त्रुटि होती है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो वो बी एक्स वाई में कितनी त्रुटि होती है उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा, कि एस ई स्क्वायर, एस्टिमेटेड वैल्यू का स्क्वायर कर दो अपॉन में सिग्मा डी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी, और डी क्या है, डी डेविएशन को बताता, जो हमें पता है कि मीन से आपने क्या लिया, डेविएशन उसका स्क्वायर किया, अगर
ये x माइनस एक्स बार लूंगा तो ये तो पता है आपको डेविएशन हमेशा मीन से लेते हैं, तो एक्चुअल मीन से लेते हैं तो हमेशा 0 होता है ना, लेकिन स्क्वायर करने से वो 0 नहीं रह जाता, क्योंकि प्लस वाली चीजें और माइनस वाली चीजें भी प्लस हो जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा, ये बीटा लिखा है, इसकी जगह मैंने एक्चुअल में जो लिखना था वो डी स्क्वायर लिखना था, सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी प्रमाप विचलन होगा, सॉरी प्रमाप त्रुटि जिसको बोलते हैं, किसमें बी एक्स वाई में, इसको एक याद रख लेना। और मैंने आपको ये भी बता दिया कोरिलेशन में जो होगी त्रुटि वो क्या होगी, 1/r² होगी, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं 2-4 वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, वो कर देता हूँ, क्योंकि उसमें आप सीधा वीडियो में अगर क्वेश्चन बनाते तो वो आपको कभी समझ नहीं आता, इसलिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ उनको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक तो यह है कि मल्टीपल कोरिलेशन यानी बहु गुणांक, ठीक है, बहु सहसंबंध गुणांक। जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया था वो इसी से लिया था, गुणांक, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं बता देता हूँ। देखिए अब ये क्या है कि ये मान लो हमने x और y में निकालते हैं तब तो r निकाल देते हैं, रो निकाल देते हैं, kp का आ गया, ये स्पेयरमैन का हो गया, ठीक है, सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन। लेकिन 3 है, z है, और z किस पे, x और y पे, z का इफेक्ट x और y पे हो रहा है, या z की ये जो है उसकी वजह से। तो 3 या 4 के लिए निकालना हो तो 3 के लिए निकालना हो तो क्या होगा, प्रतिगमन गुणांक, उसको लिखते हैं, ठीक है, r कैपिटल से लिखेंगे 1 2 3, और इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। उसका कारण क्या है, देखिए ये है कारण, क्योंकि अंडर रूट आता है, सबसे पहले अंडर रूट आता है, ठीक है। 1 2 यानी 1 का 2 3 के साथ क्या रिलेशन है, 2 3 क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, और z इस पे डिपेंड करता है। z के लिए निकाल रहा हूं तो 1 के लिए निकाल रहा हूं, यानी 1 को z मान लिया मैंने, ये 1 हो गया और ये 2 3 हो गया हमारे। तो ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले r12 का गुणांक निकाल लो, फिर r23 का निकाल लो, निकाल लिया जी। फिर उसके बाद 1 का 2 से 1 का 3 से, तो याद करने के लिए बता रहा हूँ। माइनस में क्या आएगा, डबल, ठीक है, r1 2 r2 3, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और लास्ट में आ जाएगा r31। ये क्या है, 1 का 2 से सहसंबंध, 2 का 3 से, दूसरे का तीसरे से, यानी x का y से, y का z से, तीनों साइकिल होगी। अपॉन में एक टर्म और आता है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ना मल्टीपल कोरिलेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, और 0 से k से लेकर 1 के बीच में हो सकती है। माइनस क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है इसी वैल्यू पे। और 1 माइनस r23 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 3 वाला है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, 1 के लिए निकालना, ठीक है। तो इसको अगर इधर गुणा भी करूँ ना, तो ये अगर स्मॉल में लिखूंगा तो ये r2 इससे गुणा भी कर सकते हैं, कई बार रिलेशन भी पूछ लेते हैं। तो ये देखिए r² 1 2 3, ठीक है, इनटू क्या आएगा, ये वाला टर्म, ये इसके गुणा में आ जाएगा। वो कई बार ऐसे भी लिख देते हैं r23 का स्क्वायर, इन तीनों में क्या संबंध है, तो ये आ जाएगा r12 का स्क्वायर प्लस r23 का स्क्वायर, और माइनस में 2 r12 r23, तीसरे का दूसरे से संबंध और तीसरे का पहले से संबंध, ठीक है, ये संबंध है। तो ये रिलेशन तो ये एक मेरे को इक्वेशंस के बारे में बताना है। देखिए कई बार आपसे पूछ लेते हैं, एक तो हमारा सिंपल रिग्रेशन होता है, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन होती है, सिंपल रिग्रेशन, राइट, यानी सरल प्रतिगमन होता है, जिसमें हमारी लाइन बनती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, और एक या ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये इक्वेशन बनती है। ये तो सरल हो गया, सिंपल हो गया, इसमें क्या बनेंगी, हमारी लाइंस बनती हैं। लेकिन कई बार हमें लाइंस के साथ साथ ये दूसरा देखिए, अगर मान लो आपको इक्वेशन ये दे रखी है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी, और स्क्वायर भी आ जाए x का, ठीक है, वो y में भी हो सकता है और x में भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक। इसका मतलब इसमें पैराबोला बनेगा, पैराबोलिक यानी परवलय, परवलय बनेगा, ठीक है, परवलय, ओके। एक ये तो बन गया सिंपल परवलय। अगर मान लो ये ऐसा होता y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, कोई भी कांस्टेंट है a b c d, ये x की पावर 3, ये भी पैराबोला ही बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक यानी घनी है, क्यूब का मतलब 3 पावर, क्यूबिक पैराबोला हो जाता है, ठीक है। इसमें इक्वेशन बनती है। अच्छा और भी बन सकते हैं, और भी बनती है, रिग्रेशन की जो इक्वेशन होती है ना, जो रिलेशन होता है वो और भी होता है। चौथा बता देता हूं, देखिए मैं 4th नंबर क्या है, ये लीजिए 4th नंबर में आपके पास आ सकता है, एक तो बन सकता है आपके पास, देखिए जो आपका कर्व जो बनते हैं, वो पहला तो बन सकता है, सबसे पहले मान लो एक्सपोनेंशियल बनता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल,
एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी, चरघातांक यानी जिसमें पावर आएंगी। तो वो कैसे बनेगा, y इक्वल टू चलो अल्फा b पावर x, ये बात है एक, या ऐसे भी हो सकता है y इक्वल टू अल्फा b पावर माइनस एक्स। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कब आएगा, जब आपके पास b की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। और ये कब आएगा, जब b की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो ये माइनस वाला टर्म है ना, ये इस पे नेगेटिव पावर बढ़ता जाएगा, यानी ये ग्राफ बनेगा वो ऐसे 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 बढ़ता जाता है, ठीक है, राइट, ये ऐसे बढ़ता है चरघातांकी में, यानी बढ़ता जाएगा वो। और उसके बाद एक और बनता है हाइपरबोला वाला, और बनता है, वो भी बता देता हूँ, कई बार पूछ लेते हैं इससे क्वेश्चन की हाइपरबोलिक है कौन सा, कोरिलेशन है, तो आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए बता देता हूँ मैं। देखें, एक होता है हाइपरबोलिक, और उसको भी बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोलिक बोलिक। वो कौन सा रिग्रेशन, कौन सा संबंध है, इक्विलेटरल हाइपरबोलिक होता है जिसको हम बोलते हैं समरूप, समरूप हाइपरबोलिक को बोलते हैं क्या, अति परवलय, समरूप अति परवलयिक कर्व बनता है। वो कैसे, किसका बनता है, कौन सी इक्वेशंस होती हैं वो, y इक्वल टू, अब देखिए इक्विलेटरल है तो इसमें या तो ये आएगा 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, यानी या तो x अपॉन में आ जाएगा या y अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, ये a प्लस बी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकता है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, y इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन एक्स आए और ये b उसका गुणांक हो गया, ठीक है, b लिख दो। तो या तो 1, जहां पे भी 1 अपॉन एक्स आएगा वो क्या बनेंगे, इक्विलेटरल हाइपरबोला बनेंगे, यानी समरूप वाले परिवलय बनेंगे। तो ये इसकी इक्वेशन हो सकती है, राइट। इसमें ये ग्रोथ जो पहले बताया था उसमें एक में ग्रोथ थी, यानी बढ़ रहा था, जैसे जैसे एक्स को बढ़ाएंगे वो बढ़ता जाएगा। इक्विलेटरल, इसमें बस दोनों में एक डिफरेंस होता है, इसमें और इसमें दोनों हाइपरबोला ही हैं, अति परवलय ही हैं। इसमें क्या है, असमतोट होती है ना, जो अनंत स्पर्शी होती है, अनंत स्पर्शी। अगर ये y अपॉन में, यानी ये वाली फॉर्म, ये एक ही चीज है दोनों, तो इसमें y एक्सिस की क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है, समांतर, पैरेलल। और अगर दोनों हैं तो इसका मतलब दोनों अक्षों के समांतर आ जाता है, असमतोट यानी अनंत स्पर्शी, अनंत। तो ये तो ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा, इतना डीप में नहीं पूछते, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि हाइपर, ये जो दो है ना, दो x और y, दो क्या है, वेरिएबल हैं, इसके अंदर हाइपरबोलिक रिलेशन क्या होगी, यानी हाइपरबोलिक, एक तो मैंने बताया सिंपल में तो मतलब रेखा बनेगी, लाइन बनेगी, और हाइपरबोलिक में हाइपरबोला बनता है, दोनों में y और x में जो है प्रतिगमन का, यानी जो परवलय है ना, एक तो देखिए सिंपल हो गया, वो तो आपके पास लाइन से रिलेटेड होगा, ये सिंपल नहीं है, लाइन से नहीं है, लाइन से थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, यानी इसमें परवलय बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है। एक लास्ट की चीज और थोड़ा सा आपको डिवाइस करवा देता हूँ, और वो क्या है, अगर मान लो थीटा 0 है, दोनों प्रतिगमन रेखाएं, ये सिंपल की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल में ही हो सकता है, उसमें तो होगा ही नहीं, थीटा में हो सकता है, दोनों में कोण अगर अति परवलय बन रहा है ऐसे, तो जब दो अति परवलय बनते हैं ना, एक का ये बना, तो इसमें टेंजेंट लेते हैं, फिर वो टेन थीटा जिसको बोलते हैं, वो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना इतना। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, प्रतिगमन रेखाएं। जैसे एक तो ये बना देता हूं मैं, ये रेखा है और दूसरी ये रेखा है, तो उस केस में आपको समझ आ गया अगर कोफिशिएंट क्या होगा, कोरिलेशन का कोफिशिएंट, वो हमेशा या तो प्लस का 1 होगा या माइनस का। प्लस का 1 कब होगा, जब दोनों एक रखे हों, एक दिशा में चल रही है। और माइनस का कब होगा सर, माइनस में एक इधर जाए और एक इधर आ जाए, तो ये माइनस के लिए, ये नेगेटिव वाले के लिए होगा, दोनों एक तरफ जा रही है तो ये होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री होगा, ये कब हो सकता है सर, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, थीटा 90 ऐसे हो सकता है। एक केस तो ये बता देता हूँ कि एक लाइन ये जा रही है और एक बिल्कुल ऐसे जा रही है, तो इनके बीच में कौन होगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा ना, जितना ये दूर जाएंगी, ठीक है, मैंने वीडियो में भी बता रखा आपको, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना, वीडियो एक बार दोबारा देख लेना। तो ये अगर जितनी दूर होंगी, जब ये 90 पे हो जाती हैं, तो आर का मान, यानी दोनों रेखाओं के बीच जो 90 का कोण होता है, तो इसका मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, एक दूसरे के क्या बढ़ती हैं, परपेंडिकुलर बढ़ती हैं, एक दूसरे के उल्टी चलती आएगी, तो कहते हैं ना, ये इधर जा रही है और ये बिल्कुल उससे उल्टा ही जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। तो ये वाला जो केस होता है ना, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और ये जितनी रेखाएं पास में होंगी ना, जितनी पास पास आती जाएंगी, देखो ये बिल्कुल 90 की डिग्री पे एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है, और जैसे जैसे पास आती जाती है ना ये दोनों रेखाएं, उतना ही कोरिलेशन बढ़ता जाता है। अब कहोगे सर ये वाला
प्लस का, तो एक माइनस का, ये देखो ये माइनस का हो सकता है, ये प्लस का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ये रेखा कौन सी है, ये इतना कोण कितना बना रही है। अगर ये 90 से बड़ा कोण बना रही है एक्स एक्सिस से, और ये मान लो दूसरी रेखा है, एक्स एक्सिस इधर से लेते हैं हम राइट साइड में हमेशा, ये वाला एंगल ये कम है, तो ये 90 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये अगर दोनों ऐसी रेखाएं हैं, ठीक है, इसमें तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 90 है, 0 ही होगा। ये दोनों रेखाएं हैं, मान लो ये रेखा एक तो इधर से जा रही है और दूसरी रेखा ऐसे काट रही है, तो दोनों क्या है, बड़ी हैं, तो दोनों का मतलब, इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों में कोरिलेशन क्या है आपका, नेगेटिव वाला है, ठीक है। और जहां पे काटती हैं दोनों रेखाएं, ये हमें पता ही है, ये प्रतिगमन रेखाएं, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों जहां काटती हैं वहां पे एक्स बार और वाई बार आ जाता है, यानी ये दोनों क्या है, मीन को बताती है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो आप उसका वीडियो अगर कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो बता दीजिए, फिर से हम कोई वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज शेयर और लाइक कर दीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बनाता है, आपने कहीं से उठा लिए बुक से और ये इधर से उधर से और फिर वो दे दी, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल मेहनत कर रहा हूँ तो आप प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।